दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12th फिजिक्स यानी भौतिकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक सभी क्वेश्चन को देखते हुए अच्छे से तैयारी करते हुए चलना है। और हो सके तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्या है कि आपको बोर्ड के दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे जितना भी है। तो आइए यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे प्रथम क्वेश्चन में दिया है, तरंगों के व्यतिकरण की घटना में क्या होता है? ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा का लाभ होता है, या तो फिर ऊर्जा का न लाभ होता है न ही क्षय होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट का जो राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा। ऊर्जा का न तो लाभ होता है और न ही क्या होता है, यहाँ पे ह्रास होता है यानी क्षय होता है। तो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दूसरे नंबर में है, संतोषी व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगों के बीच कालांतर होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे व्यतिकरण जो होता है इसका दो पार यानी इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है क्या, तो यहाँ पे होता है एक विनाशी व्यतिकरण और दूसरा होता है संतोषी व्यतिकरण। अब इसमें क्या होता है, इसके बीच कालांतर क्या होना चाहिए कहाँ पर पहुंचने के लिए, तो यहाँ पे क्या है, दो तरह संतोषी व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगों के बीच कालांतर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो दो का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शून्य हो जाएगा। इसके बीच यहाँ पे कालांतर क्या होता है, तो जीरो हो जाता है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्या है हमारा दिया हुआ कि समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन होते हैं, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश जो है उसमें कंपन क्या होता है, केवल एक ही दिशा में होता है या सभी दिशाओं में होता है, परस्पर लंबवत दिशा में होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा, केवल एक दिशा में होता है। क्या होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन क्या होता है, तो केवल एक ही दिशा में होता है। अब क्या है, इसको देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो वह प्रकाश जिसकी तरंगों का कंपन या दोलन एक या एक से अधिक दिशाओं में होता है, तो उस ऐसे प्रकाश को हम क्या कहते हैं, ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए उसमें क्या है, प्रकाश की जो मात्रा है वो क्या होती है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में होती है, यानी क्या कि उसका जो डायरेक्शन होता है वो केवल एक ही दिशा में होता है, और वो चाहे कंपन हो या तो फिर दोलन हो। तो तीन का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हम 4 नंबर देखते हैं, कांच की पट्टिका पर प्रकाश किरण 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है तथा परावर्तित तथा अपवर्तित किरणों पर परस्पर लंबवत हो, तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। तो अब यहाँ पे इसको हम फिगर बनाते हैं। तो सबसे पहले तो ये मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक कांच की क्या है, यहाँ पे ये स्लेट है यानी पट्टिका है। तो ये कांच की पट्टिका हो गई। अब इसमें एक नॉर्मल है। अब देखिए आपतन आपतन यहाँ पे कौन है, क्या है, 60 डिग्री का है। तो अब जैसे कि यहाँ से 60 डिग्री का कोण आया, तो यहाँ से ये यहाँ परावर्तित हो गया। तो अब देखिए कि इसके बीच का एंगल कितना बना, 60 डिग्री का बना इसके बीच का एंगल, और इसके बीच का डिग्री का एंगल क्या, 60 डिग्री का बन गया। तो ये हमारा हो गया। अब उसके बाद क्या बोला, परावर्तित तथा अपवर्तित किरण परस्पर लंबवत है। तो अब देखिए कि यहाँ से क्या हो जाएगा, एक यहाँ से इधर का आएगा ये अपवर्तित किरण, जो क्या होगा यहाँ पे, तो वो यहाँ पे लंबवत होगा किसके, तो यहाँ पे ये वाला जो यहाँ से आएगा, यहाँ ये क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी इससे जो यहाँ पे आएगा वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो अब देखिए ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब यदि हम इसको यहाँ तक लाएंगे तो ये टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा, ये टोटल 180 डिग्री का। तो अब इसी से हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं कि इसमें का अपवर्तनांक क्या होगा। अब यहाँ पे इस सभी कोण को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 60 प्लस यहाँ पे हो गया 90, और प्लस में हम आर मान लेते हैं जो क्या है अपवर्तन कोण का यहाँ पे है, और ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारा आर क्या आ जाएगा, ये हो गया 9 और 6 5 यानी 150, और 180 में से घटेगा तब बचा यहाँ पे 30 डिग्री, ये 30 डिग्री बचा। तो अब यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, अपवर्तनांक निकालते हैं। तो अपवर्तनांक को हम म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे होता है साइन आई बटे यहाँ पे क्या होता है, साइन आर होता है, जहाँ पे आई क्या है, इंसिडेंट रे यानी आपतन कोण है, और यहाँ पे क्या है आर, तो यहाँ पे अपवर्तन कोण है। तो अब देखिए यहाँ पे हम अब यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे 30 डिग्री रख देंगे। तो साइन 60 का मान क्या होता है यहाँ पे, तो ये होता है यहाँ पे √3/2 होता है, ये क्या होता है √3/2, और यहाँ पे क्या है, ये 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री का मान यहाँ पे क्या होता है, 1/2 होता है।
1/2 यहाँ पे होता है। तो अब देखिए ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे क्या बचेगा, तो हमारा बचेगा √3। तो जो कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी में है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। यदि कांच वायु का क्रांतिक कोण थीटा हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। अब देखिए कांच वायु का क्रांतिक कोण क्या है, थीटा है, तो वायु के कांच के सापेक्ष हमारा क्या निकालना है, अपवर्तनांक निकालना है। तो अब इसको भी हम कैसे निकालते हैं, तो आइए देखते हैं। ये हम यहाँ पे एयर ले लिए, एयर म्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम। इसका मतलब क्या हो गया कि हम एयर का यहाँ पे एम, यानी क्या कि एम मतलब यहाँ पे क्या है, कांच का निकाल रहे हैं, कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसका। तो ये इसको हम कैसे निकालते हैं, तो अब देखिए इसको हम सबसे पहले डिवाइड कर देंगे। किसके किसके बोला है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बोला है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं म्यू, यहाँ पे ले लेते हैं एम जो कि कांच का अपवर्तनांक है, और म्यू ए ले लिए। ये हमारा क्या है, एयर यानी वायु का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/, यहाँ पे क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो 1/, साइन थीटा होता है, और 1/, साइन थीटा जानते हैं क्या होता है, तो कोसेक थीटा के बराबर होता है। तो कोसेक थीटा के बराबर हमारा ये हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी में है। तो 5 का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक पारदर्शी माध्यम में चलने वाली प्रकाश की किरण माध्यम को वायु से पृथक करने वाले तल पर 45 डिग्री के आपतन कोण पर गिरती है, इस किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। यदि माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक n हो तो निम्न में से n के एक या एक से अधिक मान चुनिए। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो आइए सबसे पहले इसको हम देखते हैं और इसका आंसर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा एंगल क्या दिया है, कोण बराबर यहाँ पे क्या दिया, 45 डिग्री दिया है, और इसमें क्या हो रहा है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब TIR होने के लिए हमारा एक कंडीशन था, वो कंडीशन क्या था, तो साइन आई होना चाहिए क्या, तो साइन आर यहाँ पे साइन सी से ज्यादा होना चाहिए। साइन आई जो होना चाहिए वो साइन सी से ज्यादा होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे साइन आई यहाँ पे हो गया, साइन आई इज क्या होना चाहिए, साइन आर से यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए, तब क्या होगा हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो साइन आई मतलब 45 डिग्री है, तो साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। साइन 45 से ये बड़ा होना चाहिए क्या, साइन आर से, तो इसको हम 1/n ले लीजिए, जो कि यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे n अपवर्तनांक दिया है। तो अब यहाँ पे हो गया क्या, 1/√2, ये हमारा हो गया 1/√2 बराबर 1/n हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे एक ग्रेटर है, तो अब देखिए यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इधर, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे n इज ग्रेटर देन यहाँ पे √2 आ जाएगा। इतना आ गया। अब देखिए √2 का वैल्यू क्या होता है हमारा 1.14 होता है, √2 का वैल्यू क्या होता है 1.14 होता है। तो अब यहाँ पे n का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1.14 से बड़ा होना चाहिए, उसके बराबर भी नहीं होना चाहिए। तो अब ऑप्शन में देखिए कि कौन में बड़ा है, यानी क्या कि 1.14 से किसका वैल्यू बड़ा है, तो ये तो बराबर है, तो ये भी नहीं होगा, ये तो यहाँ पे क्या है कम है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन सी में क्या है 1.4, 1.6 है जो क्या है 1.4 से ज्यादा है, और ऑप्शन डी में भी क्या है 1.6 है जो 1.4 से ज्यादा है। तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन कौन सा हो जाएगा, तो सी एंड डी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 7वां नंबर देखते हैं। यदि लेंस की फोकस दूरी f मीटर में है तो इसकी क्षमता का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम आपको पीछे भी बताए थे P यानी पावर बराबर क्या होता है 1/f होता है, जो फोकस दूरी क्या होना चाहिए, तो मीटर में होना चाहिए, और इसका यहाँ पे क्या होगा, तो ये हमारा हो गया। और इसको यूनिट क्या होता है, यदि बोलेगा कि लेंस के यहाँ पे किस में मापते हैं, तो डायोप्टर में मापते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/f यहाँ पे डायोप्टर, जो कि 7 का यहाँ पे क्या है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, किसी पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक एवं प्रकाश तरंग दैर्घ्य के संबंध है। यानी मान लेते हैं किसी पारदर्शी यहाँ पे क्या है माध्यम का अपवर्तनांक और प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के बीच क्या संबंध है वो आपको बताना है। तो ये क्या होता है हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी क्या कि ये होता है हमारा म्यू बराबर क्या होता है a प्लस यहाँ पे b बटे यहाँ पे लेमडा का स्क्वायर होता है।
क्या होता है, लेमडा का स्क्वायर होता है जब एक माध्यम दिया रहा है। अगर दूसरा माध्यम दिया रहता है तो एक और यहाँ पे मान लेते ये हो जाता है सी बटे यहाँ पे लेमडा का 4, तो ये दूसरा माध्यम नहीं दिया हुआ तो इसलिए ये नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कलांतर हो। अब क्या है, प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ, इस दोनों के बीच जो कलांतर है वो क्या है, फाई है। तो शक्ति गुणांक का मान बताइए। अब इसमें आपको एक बार और क्वेश्चन बताए थे, यदि वो वीडियो नहीं देखे, हम सबसे पहला वीडियो में बताए थे कि शक्ति गुणांक का वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर आप लोग वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए, शक्ति गुणांक निकालने के लिए हम एक शक्ति त्रिभुज बनाते थे। हम क्या बनाते थे, तो एक शक्ति त्रिभुज इस तरह से, या ये हो गया हमारा एक शक्ति त्रिभुज किस तरह से, तो इस तरह से हम बनाते थे। ये हमारा होता था वास्तविक शक्ति, ये होता था हमारा आभासी शक्ति, ये हमारा क्या होता था, तो यहाँ पे यथार्थ होता था। क्या होता था, यथार्थ होता था, जिससे हम क्या निकालते थे, शक्ति गुणांक निकालते थे। तो यहाँ पे 9 का हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी से हो जाएगा, cos फाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos फाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शक्ति गुणांक बराबर क्या होता है, तो वास्तविक शक्ति डिवाइडेड बाय क्या होता है, आभासी शक्ति होता है। अब हम 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे पूछा है प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान, और इसमें पूछा है क्या, तो RMS वैल्यू में क्या यहाँ पे उसका अनुपात क्या होगा। तो इसको आइए सॉल्व करके हम देखते हैं तो इसका क्या होता है। तो शिखर मान को हम किससे डिनोट करते हैं, I0 से, और RMS यानी क्या है कि RMS यानी क्या है कि वर्ग माध्य मूल यानी रूट मीन स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या होता है हमारा, तो ये होता है I0 बाय यहाँ पे क्या होता है, √2 होता है। I0 बाय √2 होता है। तो अब इसका हम क्या निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं। क्या बोला है, धारा के शिखर मान और वर्ग माध्य मूल। तो यहाँ पे शिखर मान हो गया I0, तो ये हमारा हो गया I0, और उसके बीच किसके निकालना, RMS। तो RMS क्या होता है, तो I0 बटे यहाँ पे क्या होता था, √2 होता है, √2। तो यहाँ से यहाँ हमारा I से I कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा बचा क्या, √2 बचा। तो √2 हमारा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है। तो 10 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम 11 नंबर देखते हैं। 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य होगा। तो अब देखिए यहाँ पे सारा चीज दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे तो यहाँ पे कार्य निकालना है कि किया गया कार्य कितना होगा। तो अब उसका हम फॉर्मूला बताए थे, W बराबर क्या होता है, VIT होता है। क्या होता है, W बराबर VIT। V मतलब हो गया विभवांतर, I मतलब हो गया यहाँ पे धारा, T मतलब यहाँ पे टाइम हो गया। अब सेकेंड में ही दिया हुआ है, तो आप सबको क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। 15 गुने 10 हमारा क्या हो गया, ये 1500 यहाँ पे हो गया। और ये क्या होता है, तो जूल में होता है, जो कि ऑप्शन सी में है। तो 11 का राइट आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1500 जूल। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक यहाँ पे क्या है, एक 0.05 ओम प्रतिरोध वाले एमीटर को 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल से जोड़ दिया जाता है। अगर यहाँ पे 2 एम्पियर की धारा परिपथ में बहती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। और स्मॉल r बराबर हमारा क्या होता है, तो E बटे I माइनस क्या होता है R, जहाँ के ये क्या है, कैपिटल R क्या यहाँ पे डिनोट कर रहा है, तो प्रतिरोध को डिनोट कर रहा है। तो अब देखिए हमारा क्या दिया है, E हमारा दिया है यहाँ पे 1.5, I हमारा यहाँ पे दिया है 2, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 0.05। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा 0. ये हमारा कितना आएगा, तो ये 0. यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे, जैसे कि यहाँ से ये 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसमें इसको यानी 20 से हम 15 में डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 0.75 आ जाएगा। तो 0.75
माइनस 0.05, तो ये बचा का है हमारा 0.70, यानी 0.70 का मतलब 0.7, जो कि ऑप्शन डी में है। तो हमारा राइट आंसर 12 का ऑप्शन डी से हो जाएगा क्या, 0.7 ओम। यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध है तो प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है, ओम ही होता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक तो 60 वाट का बल्ब है और दूसरा 40 वाट का बल्ब है। अब दोनों को हम क्या करें, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो उसका जो सम्मिलित यहाँ पे होगा क्या, दोनों बल्ब का जो यहाँ पे कितना वाट या शक्ति होगा, तो वो हमें फाइंड करना है। तो उसके बाद यहाँ देखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1/P बराबर क्या हो जाएगा, 1/, यहाँ पे 60 प्लस हो जाएगा 1/40 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब देखिए इसमें हम क्या इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका हमारा हो जाएगा 120 और ये जो है 2 और यहाँ प्लस हो जाएगा 3, यानी क्या 5/, यहाँ पे 120 हो गया। तो ये यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 2 और फिर हो जाएगा यहाँ पे क्या, ये क्या है 0 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 5 6 20, तो ये 24 हो गया। तो हमारा क्या हो गया, ये 24, यानी 1/P बराबर हमारा क्या आ गया, 1/24 आ गया। तो P बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 24 आएगा और 24 वाट आएगा, ऑप्शन डी। यानी 13 का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। यदि यहाँ पे क्या है, जी ओम प्रतिरोध वाले एक वोल्ट मापी का परास यहाँ पे 20 वोल्ट, इसे NV वोल्ट परास के वोल्ट मापी में बदलने के लिए श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगाना होगा। अब देखिए यहाँ पे पहले में क्या है कि जी ओम का प्रतिरोध एक ऑलरेडी है और उसका परास यहाँ पे क्या है, तो 20 वोल्ट है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको NV वोल्ट का परास दे रहे हैं। तो अब बताइए कि हमें उसका जो प्रतिरोध होगा वोल्ट मापी का, तो उसको हम क्या करेंगे सर, यहाँ सबसे पहले तो इसमें वोल्ट मापी में बदलने के लिए श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध लगाना होगा, तो हमें क्या निकालना है, प्रतिरोध फाइंड करना है। तो उसके लिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा n-1 इंटू जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n-1 इंटू जी हो जाएगा। अब ये कैसे आएगा, तो उसको भी हम आइए सॉल्व करके देख लेते हैं। तो एन बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आई इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, H प्लस आर हो जाएगा। यहाँ पे ये G प्लस आर, ये G प्लस आर हो जाएगा। तो यहाँ पे G प्लस आर हो गया, तो ये हो गया एन बी, और ये क्या होता है यहाँ पे आई। करंट बराबर क्या होता है, V/G होता है, यानी क्या विभवांतर मतलब यहाँ पे क्या होता है, वोल्ट होता है। तो ये हो गया, और ये क्या G प्लस यहाँ पे R हो गया, G प्लस R हो गया। तो अब देखिए यहाँ से एक कैंसिल आउट, B से भी कैंसिल आउट हो गया, और ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, n बराबर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे R/, यहाँ पे G आ जाएगा। क्या है, ये G आ जाएगा। अब इसको फिर सॉल्व करते हैं। अब ये R बराबर हमें निकालना, यहाँ क्या प्रतिरोध ना पूछा है, तो R बराबर हमें निकालना, तो ये इसको हम इधर लाएंगे तो n-1 हो जाएगा, ये को इधर लाएंगे तो n-1 होगा, और G से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इंटू G हो जाएगा। तो यही ना हमारा ऑप्शन बी ना आएगा, यहाँ पे n-1 इंटू G आ जाएगा। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि R त्रिज्या के वृत्तीय लूप में धारा प्रवाहित होने के कारण उसके केंद्र पर उपस्थित चुंबकीय प्रेरण B है, लूप का यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण बताना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि R उसका क्या है, त्रिज्या है। अब उसका यहाँ पे क्या है, केंद्र पर चुंबकीय, यहाँ पे जो केंद्र पर जो चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न हो रहा है वो B है। तो आपको बताना है कि उसका यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण क्या है, यानी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको बी यानी चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा। तो वो क्या होता है, यहाँ पे μ0 पे यहाँ पे 4 पाई होता है, μ0/4 पाई इंटू यहाँ पे क्या होता है 2 पाई, यहाँ पे I इंटू आर होता है। अब यहाँ से I का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिएगा, तो वहां से हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो चुंबकीय आघूर्ण का मान आ जाएगा। तो आप उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, वैसे हम इसका आंसर बता देते हैं। तो 15 का आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्या 2 पाई BR³ डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा μ0, 2 पाई R³ बाय 2 पाई R³ डिवाइडेड बाय μ0, जहाँ μ0 क्या है, तो निर्वात में क्या है, यहाँ पे चुंबकशीलता है। क्या है, निर्वात में चुंबकशीलता है। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है, यानी क्या कि इसमें 4 ऑप्शन है जिसमें से 3 क्या है विद्युत शक्ति का मात्रक है और चौथा नहीं है। तो वो आपको फाइंड करना है कि इसमें से कौन नहीं है। तो सबसे पहले देखिए विद्युत शक्ति का मात्रक तो ये वो वाट होता है, ये तो श्योर है। उसके बाद हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर आपको ऐसा नहीं आता, सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लीजिए। P बराबर हमारा क्या होता है, तो I² R होता है,
और ये होता है बी स्क्वायर बाय आर होता है, और एक होता है क्या बी आई होता है। ये तीनों फॉर्मूला इसका होता है। तो तीनों फॉर्मूला इससे हम मिला लेते हैं कि इसमें कौन इसका मात्रक है। तो आई स्क्वायर मतलब क्या है कि एम्पियर का स्क्वायर, और यहाँ पे आर का यहाँ पे क्या है प्रतिरोध, तो उसको किस में मापते हैं, तो ओम में मापते हैं। तो एक हमारा हो गया एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम। तो देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है क्या एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम, तो ये डी भी सही क्या है, मतलब ये भी शक्ति का मात्रक है। अब भी स्क्वायर बाय आर यानी क्या कि वोल्ट का स्क्वायर इंटू आर, तो ये ऑप्शन में भी आए, एक भी आए है, भी आई मतलब क्या कि एम्पियर इंटू वोल्ट, आई मतलब क्या करंट एम्पियर, और बी मतलब वोल्ट, तो एम्पियर इंटू वोल्ट वो भी ऑप्शन बी में है। अब ऑप्शन बी, ऑप्शन डी और ऑप्शन ए ये तीनों सही होगा, तो ऑप्शन डी ऑप्शन सी जो बचा यही यहाँ पे गलत होगा, जो क्या है शक्ति का मात्रक नहीं होगा। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक कुंडली तथा 12 वोल्ट के दृष्ट धारा स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। एक कुंडली है और एक क्या है 12 वोल्ट का यहाँ पे दृष्ट धारा यानी डीसी करंट है, वो दोनों क्या है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। जब एक नर्म लोहे के छड़ को कुंडली में प्रवेश किया जाता है तो बल्ब से निकलने वाला प्रकाश क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, वही रहता है, या बल्ब क्या होती है बुझ जाती है। तो देखिए क्या है, एक इस तरह से कुंडली है और इसको क्या कर रहा है यहाँ पे दृष्ट धारा यानी 12 वोल्ट से इसको जोड़ दिया जा रहा है, 12 वोल्ट से। अब इसमें क्या कर रहा है, एक नरम लोहा को इसमें हम डाल रहे हैं। अब नरम लोहा को डालने से क्या होगा, जो बल्ब अभी जल रहा है, मान लीजिए यहाँ पे एक बल्ब लगाया है, ये जो बल्ब जल रहा है ये बल्ब बुझ जाएगा, या इसका रोशनी बढ़ जाएगा या घट जाएगा, या वही रहेगा, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए जब उसमें हम क्या करेंगे, नरम लोहा को डालेंगे तो उससे क्या होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यानी वही रहेगा। तो हमारा 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में बहुत कम परिवर्तन होता है। अब देखिए इस तरह से जब इसमें करते हैं तो उसमें क्या होता है, फाई में काफी कम यहाँ पे परिवर्तन होता है, जिसके कारण क्या होता है, उसका विद्युत वाहक बल का मान 0 होता है, जिसके कारण उसमें कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं होता, यानी वही रह जाता है। तो ये 17 का सी ऑप्शन सही हो गया। अब 18 नंबर क्वेश्चन है, दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला कूलम बल की दूरी किस पे निर्भर करता है। तो ये तो कूलम बल का क्वेश्चन है। कूलम बल यहाँ मतलब क्या कि कूलम बल हमारा क्या होता है, तो ये होता है हमारा ये के Q1 Q2 बाय यहाँ पे क्या होता है आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आर, ये पे आर क्या है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी क्या कि वो दोनों चार्ज जो है यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या, 1/r स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये हमारा डी ऑप्शन सही हो गया, यानी 18 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब 19 नंबर देखते हैं, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। अब स्थिर विद्युतीय क्षेत्र किस तरह होता है, संरक्षी होता है और संरक्षी होता है, या ये भी दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो अब यहाँ पर 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संरक्षी होता है। यानी स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो होता है स्टैटिक यहाँ पे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होता है यहाँ पे कंजर्वेटिव होता है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि E बराबर 0 है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारा 0 है, तो अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 वाले क्षेत्र में विभव V का दूरी के साथ विचरण होगा। अब V यहाँ क्या, V के साथ R यानी डिस्टेंस का क्या यहाँ पे रिलेशन है, संबंध है, उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये क्या है, यहाँ पे V है यानी विभव है, और उसका यहाँ पे डिस्टेंस के साथ क्या होता है, कोई यहाँ पे उसके साथ संबंध नहीं होता है। यानी 12 का राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा क्या कि V का मान R पर निर्भर नहीं करता है। तो V का मान किस पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, R बराबर क्या होता है KQ बाय यहाँ पे R। तो ये जो है सो E का मान जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, वो तो यहाँ पे R पे निर्भर यानी दूरी पे निर्भर करता है, लेकिन V का मान यहाँ पे दूरी पे निर्भर नहीं करता है। तो 20 का राइट आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो गया। अब 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कूलम बल है। कूलम बल क्या है, केंद्रीय बल, विद्युत बल, ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कूलम बल अभी हम पढ़े, ये तो विद्युत बल होता है यानी इलेक्ट्रिक फोर्स तो होता ही है। अब इसमें हमारा क्या है, केंद्रीय बल होता है या नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे केंद्रीय बल भी होता है। कूलम बल क्या होता है, सेंटर पे लगता है। तो सेंटर पे लगने के कारण इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्री, यहाँ पे केंद्र यानी सेंटर फोर्स भी कहते हैं। तो हमारे यहाँ पे 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए एंड बी दोनों हो जाएगा।
अब 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एम द्रव्यमान तथा ई आवेश का एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से भी विभवांतर तक त्वरित होता है, इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। अब क्या है, ये शुरुआत में यहाँ 0 से स्टार्ट कर रहा है विरामावस्था में और वहाँ भी विभवांतर पर ये जा रहा है। तो अब बताना है कि इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग क्या होगा। तो देखिए इसको हम किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन का हमें क्या निकालना है, अंतिम वेग निकालना है। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला हमारा आता है क्या, तो वो आता है v बराबर हमारा आता है ये रूट अंडर यहाँ पे यानी यू स्क्वायर प्लस हमारा होता है 2ev बटे यहाँ पे m आता है, जहाँ यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो इनिशियल, अब देखिए ये फॉर्मूला आ गया। अब शुरू में क्या कर रहा है, विरामावस्था से यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इनिशियल इसका जो वेलोसिटी है वो 0 है, तो हम u के जगह पे 0 रख देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, रूट अंडर आ जाएगा 2ev बटे m आ जाएगा। तो v बराबर हम आ गया रूट अंडर 2ev बटे m, जो कि ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन ए में सही है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 23 नंबर। अब 23 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, तो दो प्लेटों के बीच विभवांतर क्या है, 10⁻15 वोल्ट यानी 10⁻5 वोल्ट है। क्या है, दो प्लेटों के बीच विभवांतर क्या है, 10⁻5 वोल्ट है। उसके बीच की दूरी क्या है, यहाँ पे 4 गुने 10⁻³ मीटर है। इन प्लेटों के बीच एक इलेक्ट्रॉन बल क्या होगा। अब देखिए इसमें हम निकालना है, यहाँ पे इसका क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया और इसके बीच का यहाँ पे डी दे दिया। अब बोला कि अब बताइए हमें कि इन प्लेटों के बीच जो होगा वो कितना फोर्स होगा, कितना बल होगा। तो आइए उसको हम निकालते हैं। तो देखिए इसको हम किस तरह से निकालेंगे, तो हमारा एक इसका फॉर्मूला आता है, क्या आता है वो यहाँ पे डिराइव कर दे, ई बराबर आता है वी आता है। तो यहाँ से हमारा ई निकल जाएगा। अब यहाँ से जब ई निकलेगा तो जब यहाँ पे क्या बल निकालना है, तो एफ ई हम निकालेंगे। एफ ई बराबर हमारा क्या होता है, ई इंटू यहाँ पे होता है ई, क्या होता है हमारा ई इंटू हमारा यहाँ पे क्या होता है, ई होता है। तो अब ई इंटू ई होता है, तो इससे हम ये क्या कर सकते हैं, निकाल लेंगे। ई हमें मालूम हो जाएगा और ई यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन पर बल बोल रहा है, तो ई यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, तो वो होता है 1 यहाँ पे 6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब इसको हम किससे गुना करेंगे, तो इससे यानी क्या कि हमारा जो वैल्यू निकलेगा ई बराबर जो हम निकालेंगे क्या, तो v बटे हमारा यहाँ पे आ जाएगा d, यानी 10⁻5 बटे यहाँ पे 4 गुने 10⁻³ से डिवाइड करेंगे वो। तो इस तरह से हमारा जब सॉल्यूशन आएगा तो वो क्या आ जाएगा, 4 गुने 10⁻² न्यूटन आ जाएगा। यानी तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, तो अगला क्वेश्चन दिया है कि m आघूर्ण वाले चुंबकीय द्विध्रुव को किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र B के संतुलन की स्थिति के से क्षेत्र के लंबवत मिलाने पर किया गया कार्य होगा। तो देखिए एक m आघूर्ण है, यानी m आघूर्ण वाला एक क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव है, डायपोल है। उसको क्या कर रहा है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में संतुलन की स्थिति में लाने से क्षेत्र के लंबवत किया गया कार्य क्या होगा। तो वो आपको फाइंड करना है, यानी W बराबर फाइंड करना है। तो W बराबर हमारा क्या होता है, ये होता है MB इंटू क्या होता है यहाँ पे, तो ये होता है कॉस यहाँ पे θ1 माइनस क्या होता है, कॉस θ2। या तो फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है यहाँ पे W बराबर MB इंटू 1 माइनस यहाँ पे क्या होता है कॉस थीटा, यानी एंगल यहाँ पे क्या है, तो 90 डिग्री क्या है, क्षेत्र के लंबवत मतलब क्या है कि यहाँ पे 90 डिग्री होगा। तो अब यहाँ से आइए हम फाइंड करते हैं। ये हमारा हो गया MB, ये 1 माइनस यहाँ पे cos 90 हमारा क्या होता है, 1 होता है। cos 90 का वैल्यू हमारा क्या होता है, 0 होता है। cos 90 का वैल्यू हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 मतलब क्या है कि 1 आ गया। तो हमारा बचा कि MB बचा। अब MB किस में ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है। तो 24 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 24 का राइट आंसर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं।
अब ये सेथिल क्या होता है, आइए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तब देखते हैं कि ये कौन प्रदर्शित करता है या नहीं करता है। तो वो सेथिल ये होता है कि पदार्थों का वह गुण, यानी पदार्थों का ऐसा गुण जिसके कारण कोई आउटपुट या फिर इनपुट क्या हो, यानी जैसे कि मान लीजिए इधर आउटपुट है या तो फिर इनपुट, दो प्रकार है। ये आउटपुट यानी इधर से हम कुछ भी डालें तो वो क्या हो रहा है, इनपुट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि इनपुट एंड आउटपुट की पूर्व स्थिति के निर्भर पर डिपेंड करता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, सेथिल कहते हैं। तो ये हमारा हो गया सेथिल। जो इसमें क्या होगा 25 का तो आंसर, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, ये सेथिल प्रदर्शित करता है। यानी इसका जो आउटपुट होता है वो इनपुट पर निर्भर नहीं करता है कि इनपुट क्या मिला है या नहीं मिला है, या आउटपुट क्या मिला है नहीं मिला, बल्कि उससे पहले यानी कुछ बनने से पहले ये पदार्थ क्या था उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है कि चुंबकीय आघूर्ण m यानी चुंबकीय मैग्नेटिक मोमेंटम होता है, वो उसकी दिशा क्या होती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, चुंबकीय अक्ष के लंबवत, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तो यहाँ पे 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में जब संक्रमण किसी कक्षा यानी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होती है तो हमें क्या प्राप्त होती है, लाइमन श्रेणी, बामन श्रेणी, पास्टन श्रेणी या फुंड श्रेणी। तो यहाँ पे जब क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु जब उच्च कक्षा में रहता है और वो दूसरी कक्षा में जाता है तो इससे हमारा क्या प्राप्त होता है, वामन श्रेणी प्राप्त होता है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब 28 नंबर हम देखते हैं। तो 28 नंबर में जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समानुपाती होती है। अब क्या जेड परमाणु का किसी यानी जो परमाणु है उसका यहाँ पे जेड क्या परमाणु क्रमांक है। अब पूछा है कि उसके किसी कक्षा में दी गई इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा होगा वो किसके समानुपाती होगा। तो आइए उसके बारे में देखते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ई एन बराबर क्या होता है हमारा -13.6 इंटू हमारा क्या होता है, ये जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर होता है। क्या होता है हमारा, तो ये होता है -13.6 इंटू यहाँ पे जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है। तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, एन परमाणु क्रमांक, एन क्या है नंबर ऑफ कक्षा। तो अब मान लीजिए कि एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जा रहा है तो ये किसके समानुपाती हो रहा है, तो ई एन किसके समानुपाती, तो यहाँ पे क्या है जेड स्क्वायर के ही समानुपाती हो रहा है। तो इसमें जेड स्क्वायर के समानुपाती किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है। यहाँ पे 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब 29 नंबर देखते हैं। स्काई वेव संचरण आधारित है। अब स्काई वेव संचरण किस पे आधारित है, आयन मंडल द्वारा परावर्तन पे, आयन मंडल द्वारा अवशोषण पे, आयन मंडल में संचरण पे, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 29 का जो राइट आंसर है ये ऑप्शन ए से हो जाएगा, आयन मंडल द्वारा परावर्तन पे। अब जैसे कि स्काई वेव है, ये मान लीजिए आयन मंडल है। अब आयन मंडल है, इस पे क्या होता है, कोई यहाँ पे रे आया, इससे रिफ्लेक्ट होकर ये क्या आता है, यहाँ पे एंटीना पे आता है, एंटीना पे आता है। तो ये किस से यहाँ पे है, तो आयन मंडल द्वारा परावर्तन पे ही ना आधारित हो गया। अब जैसे कि मान लीजिए कि वायु द्वारा रेडियो तरंगों के परावर्तन पर, अब वायु यहाँ पे क्या है, रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। उसी तरह से स्काई वेव संचरण किस पे आधारित है, तो आयन मंडल द्वारा परावर्तन पे आधारित है। अब 30 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन शून्य न्यूनतम यानी न्यूनतम होता है। निम्न में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होता है। तो यहाँ पे 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा, लोहा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नाभिक की त्रिज्या की कोटि क्या होती है। अब यहाँ पे पूछा है कि नाभिक की जो त्रिज्या होती है यानी आर, उसकी कोटि क्या होती है। तो ये हमारा होता है 10⁻⁻15 मीटर का होता है। तो यहाँ पे 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा, 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन देख लिए। अब हम 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, ताकि क्या हो इसी तरह कोई और भी वीडियो आए तो उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब हम 32 नंबर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें है कि प्रकीर्णित अल्फा कणों का गमन पथ होता है। अब देखिए कि यहाँ पे क्या है कि हम अल्फा कणों का प्रकीर्णन हुआ है तो उसका पथ कैसा हो, वो किस तरह से गमन करेगा, वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, परवलयाकार या तो अति परवलयाकार।
तो ये किस तरह से यह किस तरह से गमन करता है, तो अति पर वलयाकार द्वारा करता है। तो यहाँ पे 32 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु में अस्थायी कक्षा की त्रिज्या मुख्य क्वांटम संख्या n पर निर्भर करती है। कक्षा की त्रिज्या समानुपाती होती है। अब कक्षा की त्रिज्या किसके समानुपाती होती है, तो उसको निकालते हैं। अब ये क्या होता है हमारा r, यानी क्या कक्षा की त्रिज्या r क्या होती है, किसके समानुपाती, n स्क्वायर के समानुपाती होती है। तो n स्क्वायर किस में है, तो ऑप्शन डी में है। तो यहाँ पे 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका एक और भी यहाँ होता है वेलोसिटी। अभी ये त्रिज्या r क्या होता है यहाँ पे n स्क्वायर के समानुपाती, और यदि बोलिएगा कि वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी होता है यहाँ पे क्या, तो 1/n, यानी n के व्युत्क्रमानुपाती होता है वेलोसिटी। अब एक और आता है यहाँ पे, ये वेलोसिटी हो गया। आप बोलेगा एनर्जी, एनर्जी किसके होता है, तो एनर्जी होता है 1/n स्क्वायर के समानुपाती होता है। क्या होता है 1/n, यानी क्या कि n का यहाँ पे वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये एनर्जी हो गया। वेलोसिटी क्या होता है यहाँ पे 1/n होता है, और r क्या होता है n स्क्वायर होता है। तो ये हम तीनों देख लिए। अगर आपसे इस दोनों में कोई पूछ दे तो आप उसका जवाब दे दीजिएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 34 नंबर। तो वह युक्ति जिसमें एक तीव्र एक वर्णी समानांतर तथा उच्च कला संबंध प्रकाश पुंज प्राप्त किया जाता है कहलाती है। अब देखिए कि इसमें पूछा ऐसी कौन सी युक्ति है जिससे हम एक वर्णी यानी एक रंग का प्रकाश तथा समानांतर और उच्च कला संबंध का प्रकाश पुंज प्राप्त करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लेजर, मेसर, रेडार या एंटीना। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लेजर, यानी 34 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पे नाभिक की प्रति न्यूक्लियन औसत बंधन ऊर्जा होती है। अब नाभिक की प्रति न्यूक्लियन औसत ऊर्जा कितनी होती है, औसत यहाँ पे बंधन ऊर्जा पूछा। तो यहाँ पे बंधन ऊर्जा क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो अब देखिए कि नाभिक को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम बंधन ऊर्जा कहते हैं। अब नाभिक को जो तोड़ने के लिए हमें जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। जैसे यहाँ पे प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इसके बीच इसको तोड़ने के लिए जो हमें ऊर्जा लगते हैं उसको क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं हम। तो ये कितने यहाँ पे क्या होगा, तो इसके औसत ऊर्जा कितनी लगेगी, तो यहाँ पे 35 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या 8 यहाँ पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, यानी 35 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेस्नेल के द्विप्रिज्म में कला संबंध प्राप्त किया जाता है। फ्रेस्नेल के द्विप्रिज्म में कला संबंध कैसे प्राप्त किया जाता है, तरंगार के विभाजन से, आयाम के विभाजन से, तरंग दैर्घ्य के विभाजन से, या कोई नहीं। तो अब देखिए 36 का जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन ए से हो जाएगा, तरंगार के विभाजन से। फ्रेस्नेल जो यहाँ पे हम दिए थे बाइप्रिज्म का फॉर्मूला, उससे हम कला संबंध किस तरह से प्राप्त करते हैं, तो तरंगार के विभाजन से हम कला संबंध प्राप्त करते हैं। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन ए सही हो गया। अब 37 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 में है लाल अवरक्त विकिरण को जिससे जांचा जाता है उसे क्या कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, लाल रेड इंफ्रारेड है, अब विकिरण है, उसको हम किस तरह से जांचते हैं, यानी कौन से ऐसा इसमें जांचने वाली युक्ति है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम पायरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे, पायरोमीटर कहते हैं। लाल अवरक्त विकिरण को यहाँ पे जो मापने वाली जांचा जाता है वो किससे जांचा जाता है, तो पायरोमीटर से जांचा जाता है। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 38 नंबर क्वेश्चन में दिया है, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 25% से घट जाता है, 25% से घट जाता है, तो रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ पे मास 25% से घट जाएगा तो उसका यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू जो होगा वो अपने मूल मान का 75% घट जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का मास 25% घटेगा तो रिडबर्ग कांस्टेंट का मान कितना से घटेगा, 75% घट जाएगा। अब जैसे कि देखिए r बराबर हमारा क्या होता है, तो r बराबर हमारा क्या होता है, r मतलब क्या कि रिडबर्ग कांस्टेंट, ये होता है m(e⁴) इंटू हमारा क्या होता है 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और c इंटू एच क्यू। जहाँ पे ये हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज, ये हो गया हमारा ये एप्सिलॉन नॉट मतलब निर्वात में उसकी चार्ज, और ये हो गया c प्रकाश की चार्ज, और h हो गया
प्लैंक कांस्टेंट। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा। अब 39 नंबर क्वेश्चन में पीएन जंक्शन में विसरण धारा क्या होती है। पीएन जंक्शन में होता है विसरण धारा क्या होती है, तो मान लेते हैं क्या है, ये पी है और ये एन है। अब पी में क्या होता है, तो होल होता है, मेजोरिटी स्टॉक एच 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 एच, इसमें 1 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन 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 1 2 एच यहाँ पे होता है। तो अब इसी तरह से क्या होता है कि इसका यहाँ पे इधर नेगेटिव चार्ज आता है और इसका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इसका यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे पी से क्यू के, यहाँ पे पी से एन की ओर क्या होता है, इसका विसरण होता है। तो अब 39 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन सी से, ऑप्शन बी से हो जाएगा क्या, पी सिरे से एन सिरे की ओर। क्या हो जाएगा, पी सिरे से एन सिरे की ओर क्या होती है, पी एन जंक्शन में विसरण धारा होती है। विसरण धारा क्या होती है, पी से एन की ओर होती है। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान धातु का गोला गर्म हो जाता है क्योंकि उसमें क्या होती है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें यदि गतिमान धातु को यहाँ पे क्या करते हैं, उसमें रखते हैं, तो वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस धारा में क्या होती है, भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है। यानी क्या कि उसमें भंवर धारा उत्पन्न होने के कारण क्या होती है, वो गर्म हो जाती है। इसलिए ट्रांसफार्मर आप देखते होंगे कि उसमें क्या किया जाता है, लेमिनेटेड किया जाता है, ताकि क्या हो कि भंवर धारा को कम किया जा सकते, जिससे वो कम गर्म हो। जितना ज्यादा गर्म होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उसमें ऊर्जा का क्षय होगा। तो अब यहाँ पे 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह अनुचुंबकीय है। अब यहाँ पे CuH Ag या तो फिर CuHAr, Cu यहाँ पे क्या है HO2Ar या CuAgO, इसमें से बोला है कि कौन सा समूह क्या है, अनुचुंबकीय है। यानी कौन सा ऐसा यहाँ पे कंपाउंड है, एलिमेंट है, जो तीनों क्या है, अनुचुंबकीय है। तो अब देखिए इसमें हम आपको बताते हैं कि जिनके परमाणु या अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन सम संख्या में नहीं होते हैं, वो क्या कहते हैं, उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, शून्य रहता है। तो इस तरह से 41 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, CuH एंड Ag। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो गया। अब यहाँ पे लास्ट 42 क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है, कौन सा कण अधिकतम बल यहाँ पे अनुभव करता है जब चुंबकीय क्षेत्र में समान वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। अब देखिए कौन सा कण, यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, हीलियम या लिथियम, कौन सा कण अधिक बल अनुभव करता है जब क्या किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत समान वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। तो अब इसको आइए सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए इसका क्या होता है, तो इसमें जो होता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। ये मान लेते हैं एफ है, एफ होता है 1/मास, यानी फ्रीक्वेंसी जो होता है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिसका ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा क्या होगा, वो बल को अनुभव करेगा। तो देखिए सबसे यहाँ पे मास जो होता है वो यहाँ पे लिथियम का ज्यादा होता है, प्रोटॉन का कम, इलेक्ट्रॉन का उससे ज्यादा, हीलियम का उससे ज्यादा और लिथियम का सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मास होगा लिथियम का, इसलिए क्या होगा, यही सबसे क्या होगा, यहाँ पे बल का अधिकतम बल का यहाँ पे अनुभव करेगा। तो यहाँ पे 42 का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 42 का राइट आंसर Li+ हो गया। तो यहाँ पे टोटल हम 42 क्वेश्चन देखे। अब देखिए यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि अब इसमें कौन सा यहाँ पे अगला पार्ट लाया जाए और इसमें कौन कौन से आपका क्वेश्चन याद हो गया। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि क्या हो कि इस तरह का कोई और भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो अब फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।